जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो है सेट नंबर 2 डिस्कशन करेंगे जो एडिटोरिया का है। जो हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है एडिटोरिया का, जो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज है, वो हम लोग का जो आज है दूसरा नंबर सेट है। तो फिर चलते क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इनमें से कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वो आपको भारतीय नागरिकों के लिए ही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है, कथन पे विचार करने की बात की गई है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसमें कौन सा कथन गलत की बात की गई है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है? तो राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा गलत कथन की बात की गई है? तो इसमें सारे कथन जो होता है वो गलत है। 4 साल का नहीं होता है। राज्यसभा सदस्यों का 6 वर्ष होता है, 35 वर्ष, 30 वर्ष होता है, और ये अस्थायी सदन होता है, लेकिन हर दूसरे वर्ष 1/3 जो होता है मेंबर इससे सेवा मुक्त हो जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में पूछा गया है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 14 दिन। इसका इसका कहने का मतलब हो गया 14 दिन तक वो रोक सकता है। 15वां दिन जो है उसको माना जाता है कि ये विधेयक पास हो गया है राज्यसभा में। इसके उसके बाद चलते 4 नंबर में। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह क्या होगा? भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण हो किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। उसकी आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो कितने माह के भीतर होना चाहिए? एक 1 माह, 3 माह, 2 माह या पर 6 माह। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 2 माह के भीतर अनुमोदन होना जरूरी हो जाता है। उसके बाद पूछा गया, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो कब लाया गया था? 1962, 1963, 1964 या फिर 1961। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1963 में लाया गया था। उसके बाद फिर चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व? 37, 39 या फिर 38। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 37 में इसका उपबंध किया गया है। उसके बाद 7 के बाद 8 की ओर चलते हैं। 8 में पूछा गया है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। चलैया समिति का जो है गठन किस वर्ष किया गया था? 1987, 1991, 1992, 1998। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1991 में किया गया चलैया समिति का गठन। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से, कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति या फिर गोल्डन क्रांति। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोको उत्पादन जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में पूछा गया है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो किस प्रकार से जाना जाता है? हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी या फिर हॉट मनी। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हॉट मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। तो क्या अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कृषि उपज मंडी समिति। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर में पूछा गया है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार,
सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था, तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी इसमें शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद बोला गया दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो किस तिथि को हुई थी, 30 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, या फिर 5 अप्रैल 1930 को। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 6 अप्रैल 1930 को इसका हुआ था। और स्टार्ट कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 14 में चलते हैं। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो किसका कालक्रम सही नहीं है, तो फिर 14 में देखते हैं। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, उसके बाद पूना समझौता जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 23 मार्च 1942 को। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, जो कि गलत बोला गया है। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था। तो कब किया था, 16 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को, 6 नवंबर 1943 को। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। कब किया गया, 1828 के नियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 के द्वारा, 1829 के नियम 12 के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1829 के 17 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का जो है उन्मूलन किया गया था। उसके बाद बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। बहावी जो हुआ था आंदोलन, उसमें से कुचलने का श्रेय किसको जाता है, हॉर्डिंग प्रथम, एल्गिन प्रथम, जॉन लॉरेंस या फिर नॉर्थ बुक को। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को दिया जाता है। उसके बाद फिर चलते हैं 17 के बाद 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 में पूछा गया है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। तो इसमें कौन शामिल नहीं था, पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव या फिर प्रतिहार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा, तो पल्लव वंश जो था त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। आगे पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार जो तीनों शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं। तो किस दिशा में रखा गया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या फिर पश्चिम। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर की दिशा में इसके सर रखे मिले थे। उसके बाद 20 में पूछा गया है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। तो किस में विभाजन हो गया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ, प्रथम शताब्दी। कहाँ, तो जम्मू कश्मीर के कुंडलबन में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ में हुआ था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी की बात की गई किसमें, निरंजना, पुनपुन, ऋजुपालिका या फिर भागीरथी। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद 22 में पूछा गया है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, कच्चायन, संजय, मखलीपुत्र, पूरन, कश्यप। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका मखलीपुत्र से जो मखलीपुत्र था आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। उसके बाद 23 में पूछा गया है किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कैसे स्वर्णिम काल कहा जाता है, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं मुगल काल में मुहत्तसिब कौन था। मुहत्तसिब कौन था मुगल काल में, मुगल काल में मुहत्तसिब सेना अधिकारी, पत्राचार विभाग प्रमुख, राजस्व अधिकारी, आचरण अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आचरण अधिकारी था कौन, तो मुहत्तसिब जो था वो आचरण अधिकारी था। उसके बाद दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था, राजस्व विभाग, दान विभाग, सैन्य विभाग या फिर पत्राचार विभाग। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दीवाने अर्ज जो था वो आपका सैन्य विभाग से संबंधित था। उसके बाद 26 में पूछा गया है वसावन वो दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे।
इसके हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बसावन और दसवंत ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। उसके बाद बोला गया कौन सा सुमेलित नहीं है? नरौरा। नरौरा कहाँ है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश में है और कुंदलकुलम जो है आपका तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जो गलत है। या काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंडलकुलम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, स्थित है। उसके बाद पूछा गया है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका एवं कनाडा, जर्मनी एवं फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है 38वीं समानांतर रेखा। तो निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का गुण कौन सा नहीं है? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा गुण नहीं है? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं करना होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छे ईंधन का ये गुण होता है। उसके बाद 29 के बाद 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 में मिलान करने की बात की गई है। तो फिर चलते विटामिन B7। विटामिन B7 किससे संबंधित है? तो आपका विटामिन B7 जो है आपका बालों का झड़ना से हो गया। विटामिन B12 जो हो गया, विटामिन B12 हो गया प्रनाशी अरक्तता होना। उसके बाद विटामिन E हो गया, विटामिन E जो हो गया बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन K जो हो गया रक्त को थक्का बनने जमने में मदद करता है। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं 31 की ओर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों की जो मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गैलेक्टिक इकाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोले निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? कौन सा रोग होता है? निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, ब्रेन ट्यूमर या फिर घेंघा रोग। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? तो वर्णांधता जो होता है आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, यह निम्न से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? संवहन, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण या फिर गुप्त ऊष्मा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? गुप्त ऊष्मा। इसी को हम लेटेंट हीट के नाम से भी जानते हैं, लेटेंट हीट के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? केंद्रिका, हरित लवक, राइबोसोम या फिर जीव द्रव्य। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो जीव द्रव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर पूछा गया है निम्न में से कौन सा विटामिन A का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन A जिसमें नहीं पाया जाता, मछली का तेल, पालक, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे या फिर आम। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो है अच्छा स्रोत नहीं होता है ए का। उसके बाद बोला गया मिलान करने की बात की गई है इसमें 37 में प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल, पावर। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए का प्रतिरोध जो हो जाता है ए का ओम हो जाएगा, विद्युत प्रवाह जो होता है एम्पियर होगा, बल का जो हो जाएगा न्यूटन होगा, पावर का वाट हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 में देखते हैं। 38 में पूछा गया है धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, पारा या फिर कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? लिथियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर 38 के बाद 39 की ओर बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक कौन सा सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है
और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। तो कौन हो जाएगा इसमें राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया आपका राइट आंसर हो जाता है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? कौन तय करता है किसी तत्व का रासायनिक गुण? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी तत्व का रासायनिक गुण ये तय करता है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग जो है किसके संगम पे स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे स्थित है देवप्रयाग। इस तरह से चलते 42 की ओर। निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किसमें बीचों बीच गुजरती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच ये कर्क रेखा गुजरती है। गुजरने का तो सबसे गुजरती, लेकिन बीचों बीच किस में गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से गुजरती है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो कहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थान, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर मैंग्रोव वन? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो फिर देखते हैं इसको। उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात इसका गलत आंसर है। तो इस तरह से चलते 45 में। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा कौन सा नहीं है? बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, अग्लुहास। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये शीत नहीं है, गर्म है, अग्लुहास। उसके बाद बोला गया है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, बैगई या फिर कृष्णा? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बोला गया प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, जंगल की आग? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 के बाद फिर 48 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित की बात नहीं की गई है। टकला मकान कहाँ है? तो टकला मकान आपका चीन में है, थार भारत, अटाकामा चिली, गिब्सन जो है अफ्रीका में जो बात किया गया, तो गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो ये जो इसका जो राइट आंसर का जो एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों या व्यक्तियों का होना, श्रमिकों व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य करना, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, इसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। उसके बाद जो आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा सही उत्तर इसमें है, उसके चुनने की बात की गई है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा प्रस्तावित की जाती है, ये सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो ये आपका जो राइट आंसर कौन सा, 1 और 2 दोनों आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी दोनों राइट आंसर है। अब फिर चलते हैं हम लोग स्मरणीय तथ्य की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक के बारे में बात की गई है, तो हम पढ़ते जाते हैं। योग दर्शन किसका है? पतंजलि का है। न्याय दर्शन गौतम का हो गया। सांख्य दर्शन जो है वो कपिल का हो गया। चवार्क जो हो गया चवार्क मुनि का हो गया। वैशेषिक जो हो गया कनाद का। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा जो होगा वो बादरायन से है, संबंधित है। उसके बाद फिर इसमें पूछा गया है विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। तो इसमें पूछा गया है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गौसाल,
अनिश्चयवाद, संजय बैठलीपुत्र, भौतिकवादी पकुद कच्चायन, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। तो इस तरह से आज हम लोगों का जो है डिस्कशन समाप्त होता है। तो आपको डिस्कशन कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।